ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। युवा पीढ़ी को इस काबिल बनाना कि वह जीवन भर अपने आप को प्रशिक्षित करती रहे, यही शिक्षा का असली उद्देश्य है। एक किसने कहा? टॉमस पेन ने कहा है। हड्डियों की कमजोरी से बढ़ता मनोभ्रंश, तकनीक के विकास और विलासितापूर्ण जीवन शैली के साथ साथ डिमेंशिया यानी मनोभ्रंश की बीमारी का संकट भी बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार भारत में इस बीमारी से 1 करोड़ से अधिक लोग पीड़ित हैं, जबकि हल्के लक्षणों वाले लोगों की संख्या 2.4 करोड़ से ज्यादा है। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसकी चपेट में आते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2036 तक भारत में यह संख्या बढ़कर लगभग 1.69 करोड़ हो सकती है। यह समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में और शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखी गई है। यह बीमारी भले ही मस्तिष्क और स्मरण शक्ति से जुड़ी है, लेकिन इसका कारण हड्डियों का कमजोर होना है। आज के दौर में शारीरिक गतिविधियों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और जिससे हड्डियों की सेहत भी कमजोर पड़ने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को चलने फिरने में दिक्कत के साथ मनोभ्रंश की समस्या भी घेरने लगी है। और मानव शरीर की हड्डियों और दिमाग की सेहत के बीच का संबंध शारीरिक सुरक्षा से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका संकेत 1800 के दशक में तब मिला जब फ्रांसीसी पैथोलॉजिस्ट जीन मार्टिन चारकोट ने टैप्स डार्सेलिस नाम की बीमारी वाले मरीजों के बारे में बताया था। इन मरीजों की हड्डियों के जोड़ कमजोर हो रहे थे क्योंकि वहां मौजूद मुलायम ऊतक खराब हो रहे थे। और चारकोट का मानना था कि इसकी वजह सामान्य हड्डियों की बीमारी नहीं बल्कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को पहुंचा नुकसान था। चारकोट को मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं की तंत्र की व्याख्या करने का श्रेय भी दिया जाता है। हालांकि बाद में न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में मेडिसिन एवं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉ जेरार्ड कार्सेंटी ने हड्डियों में बनने वाले हार्मोन ऑस्टियोकैल्सिन और शारीरिक कार्यों में इसकी भूमिका के बारे में बेहतर समझ विकसित की। यह हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट से बनता है जो हड्डी बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं। यह हड्डी से खून में मिल जाता है और रक्त शर्करा को व्यवस्थित करने तथा टेस्टोस्टेरोन और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को विनियमित करने में मदद करता है, जो व्यायाम के दौरान मांसपेशियों के काम करने के लिए जरूरी होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऑस्टियोकैल्सिन हार्मोन चिंता एवं अवसाद को कम करता है और हमें किसी बात को याद रखने में मदद करता है। यह हार्मोन बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके दिमाग को विकसित करना शुरू कर देता है। यह मां के शरीर में बनता है और गर्भनाल के जरिए विकसित हो रहे भ्रूण तक पहुंचता है। प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि बुजुर्ग इंसानों की तरह बूढ़े चूहों को भी याददाश्त की समस्या होती है। परीक्षण के दौरान 18 माह के एक चूहे को दोबारा पानी के टैंक में छोड़ दिया गया। चूहों की उम्र के हिसाब से उसे बूढ़ा कहा जा सकता है। वह पानी के नीचे एक ढांचे को ढूंढने की कोशिश करता है जिस पर वह चढ़ सके, लेकिन उसे याद नहीं आता कि वह कहाँ है। और इसी तरह के टैंक में डाले गए एक अन्य युवा चूहे को उस ढांचे को तलाशने में कोई दिक्कत नहीं होती है जिसका इस्तेमाल उसने एक दिन पहले किया था। वैज्ञानिक बूढ़े चूहे को ऑस्टियोकैल्सिन की एक खुराक देते हैं और जिससे उसकी याददाश्त बेहतर हो जाती है। वह उस ढांचे को ढूंढ लेता है। वैज्ञानिकों ने एक और बात जानी कि चूहे में लगभग 9 माह की उम्र में तथा महिलाओं में 30 साल और पुरुषों में 50 साल की उम्र से पहले ऑस्टियो
कैल्शियम का स्तर तेजी से कम होने लगता है। हालांकि जब शरीर पर व्यायाम या अन्य तरह की गतिविधियों से दबाव पड़ता है तो इस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। शारीरिक गतिविधि के बिना हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और इस हार्मोन का बनना भी कम हो जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ज्यादा उम्र की महिलाओं में 12 हफ्तों तक सप्ताह में 3 बार 1 घंटे का व्यायाम करने से ऑस्टियोकैल्सिन के स्तर और हड्डियों के घनत्व में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए वजन उठाने की गतिविधि, दौड़ना, नृत्य करना या फिर तेज चलना इस हार्मोन के स्तर को बढ़ा देता है। इसके अलावा विटामिन डी और के2 वाला अच्छा खान पान भी इसका एक अहम हिस्सा है। बढ़ती उम्र के साथ सुनने की क्षमता कम हो जाना एक और गंभीर समस्या है। अमेरिका में 1,44,000 महिलाओं पर किए गए एक अध्ययन में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का घनत्व कम होना और सुनने की क्षमता कम होने के बीच संबंध पाया गया। कान के बीच के हिस्से में मौजूद छोटी छोटी हड्डियां मैलियस, एनकस और स्टेप्स आवाज को आगे पहुंचाने में मदद करती हैं। अगर हड्डियों के कमजोर होने या टूटने से इन्हें नुकसान पहुंचता है तो सुनने की क्षमता कम हो सकती है, मगर यह ऐसा जोखिम है जिसे ठीक किया जा सकता है। बहरहाल मुख्य बात यह है कि हम अपनी हड्डियों की सेहत को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी जरूरत होती है। जबकि हड्डियां शरीर के कई ऐसे जरूरी कार्यों को नियंत्रित करती हैं जिनकी गति उम्र बढ़ने के साथ धीमी होने लगती है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो हल्की चोट लगने पर भी उनके टूटने का खतरा रहता है। ऐसे में अगर सोचने समझने एवं सुनने की क्षमता को बनाए रखना है और हड्डियों को टूटने से बचाना है तो उनके स्वास्थ्य व गंभीरता से ध्यान देना होगा। हड्डियों और दिमाग के बीच के परस्पर संबंधों को मजबूत बनाए रखने का सबसे असरदार और आसान तरीका है शारीरिक रूप से सक्रिय रहना। आज हालत यह है कि पैसा और तकनीकी सुविधाएं बढ़ने के साथ लोगों ने खुद के कार्यों को घरेलू सहायकों के हवाले कर दिया। यदि व्यक्ति झाड़ू, पोंछा, साफ सफाई, भोजन बनाने जैसे घरेलू कार्यों को खुद करे तो शरीर का अच्छा व्यायाम हो सकता है। यानी ना तो जिम जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही शारीरिक गतिविधियों के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। देश में मनोभ्रंश के बढ़ते मामलों में से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर भी व्यापक प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कार्यक्रम और अभियान शुरू करने होंगे। जिला स्तर पर मेमोरी क्लिनिक खोलने होंगे। यहाँ पर देखभाल करने वालों को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता देनी होगी। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हड्डी एवं मानसिक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित करना भी समय की जरूरत है। मनोभ्रंश को आधिकारिक तौर पर बुजुर्गों की दिव्यांगता के रूप में अधिसूचित करने की जरूरत है। देश में बढ़ती आबादी के अनुरूप प्रभावी इलाज और रोकथाम के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित करना भी आवश्यक है। मगर इससे पहले देश में मनोभ्रंश प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना जरूरी है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। शिक्षण का दायरा, ये आप देखिए आजकल कुछ ऐसा दौर चल रहा है जिसमें बच्चों की प्रतिभा माता पिता को सिर्फ उनकी पढ़ाई में ही दिखती है। अन्य गतिविधियों में उन्हें लगता है कि समय खराब हो रहा है और ऐसी सोच हमारे बच्चे के भविष्य के साथ ही जीवन को सही तरीके से जीने पर भी प्रभाव डाल सकती है। सच यह है कि केवल किताबों तक सीमित रहने पर बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल, नृत्य, संगीत, चित्रकारी, योग और अन्य रचनात्मक गतिविधियां भी बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने में अहम भूमिका निभाती हैं। अक्सर देखने में आता है कि बच्चा पढ़ाई के अलावा जब अन्य गतिविधियों में शामिल होता है तभी उसकी छिपी प्रतिभा बाहर निकलती है। कुछ बच्चे पढ़ाई में औसत होते हैं लेकिन खेल, कला, संगीत या किसी अन्य क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हैं। उनकी क्षमता तभी सामने आती है जब उन्हें तयशुदा ढांचे की पढ़ाई से बाहर निकाला जाता है या उन्हें निकलने का मौका मिलता है। सच यह है कि हर बच्चे की अलग रुचि होती है। अगर उसमें खुद को अभिव्यक्त करने का मौका मिला तो उसके अनुसार उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। अपनी रुचि की गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। जबकि सिर्फ घर में बैठकर बच्चा पढ़ता रहता है तो उसका हौसला और आत्मविश्वास कई बार डगमगाने लगता है। वही इससे इतर कुछ और सीखने का मौका मिलता है तो इससे उसके मन में विश्वास पैदा होता है। वह किसी से कम नहीं है। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारी कल्पना शक्ति और रचनात्मक सोच में इजाफा होता है।
जैसे हम चित्रकारी, संगीत, लेखन आदि सीखते हैं तो हमारा दिमाग अलग तरह से काम करता है। हम पढ़ाई से हटकर कुछ नया सीखते हैं और उस पर काम करते हैं। साथ ही समस्या को अलग नजरिए से देखना और उसका समाधान खोजना सीखते हैं। आज एकल परिवार का चलन है और जिसमें आमतौर पर एक या फिर दो बच्चे ही घर में होते हैं। ऐसे में बच्चों को अकेले रहने की आदत इस कदर हो जाती है कि वे किसी के साथ कुछ भी साझा करने से कतराते हैं और उन्हें किसी से मिलना जुलना, हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता है और उनके लिए घर से स्कूल या कॉलेज बस यही रह जाता है, जबकि उन्हें अन्य गतिविधियों में जरूर भेजने की कोशिश होनी चाहिए। इससे बच्चे को समूह में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वे दूसरों की बात सुनना, अपनी जिम्मेदारी निभाना और जीत हार को स्वीकार करना सीखते हैं। आजकल बड़ी संख्या में बच्चे भी अवसाद के शिकार हो रहे हैं, तो उनका तनाव कम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। खेल कूद और मनोरंजक गतिविधियां उनके तनाव को कम करती हैं और आप देखिए उन्हें मानसिक रूप से तरोताजा रखने में मदद करती हैं। आज बच्चों में यह प्रवृत्ति बढ़ती देखी जा रही है कि वे ना तो भावनाओं की कदर कर पाते हैं, ना ही अपने विचारों को सही से व्यक्त कर पाते हैं। वहीं संगीत, चित्रकारी, नृत्य और लेखन जैसी गतिविधियां बच्चों को अपनी भावनाओं, विचारों को व्यक्त करने का एक बेहतर माध्यम देती है और इससे वे अपनी भावनाओं को समझने, उन्हें सही तरीके से व्यक्त करने की कला सीख सकते हैं। बहस, नाटक, कहानी सुनाने और सामूहिक चर्चा जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेने से बच्चों को बोलने और अपनी बात को सही तरीके से रखने की क्षमता बेहतर होती है। बच्चे अक्सर घर और स्कूल के बीच रोजाना एक ही तरह के लोगों से मिलने के कारण किसी अन्य व्यक्ति के सामने संकोच करते हैं, जबकि रचनात्मक गतिविधियों से वे खुल पाते हैं और अपना दृष्टिकोण रखने की क्षमता हासिल करते हैं। दरअसल कोई भी गतिविधि सीखते हुए उसमें नियमित तौर पर अभ्यास करवाया जाता है, जिससे यह जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। उसे सही तरह से सीखना और अनुशासन में रहकर ही करना है। अन्य बच्चों के साथ मिलकर गतिविधियों में हिस्सा लेने से बच्चे दोस्त बनाना, बातचीत करना, अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ तालमेल बैठाना सीखते हैं। एक कौशल आगे चलकर उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी काम आते हैं। मगर देखा जाता है कि कई माता पिता अपने बच्चों को गतिविधियों में शामिल कराने के मामले में भी अपनी मनमानी करते हैं और गतिविधि को संपूर्ण बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, जबकि संपूर्णता जैसी कोई चीज नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति हमेशा नई चीजें सीखता रह सकता है, इसलिए जरूरी है कि बच्चों को अपनी रुचि को समझने दिया जाए, उन्हें वही गतिविधि चुनने दिया जाए जिसमें उन्हें खुशी मिलती हो, जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, उसमें सफल होने के चांस भी उनके ज़्यादा रहते हैं। आजकल मैं नहीं कहता हूँ कि बच्चे क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इस सब कौन कर रहा है? समाज और परिवार डिसाइड कर रहे हैं, माता पिता डिसाइड कर रहे हैं। खेल या पढ़ाई के अलावा अन्य किसी गतिविधि को सीखने का उद्देश्य सिर्फ पुरस्कार या प्रतियोगिता जीतना नहीं, बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में मदद करना है। आजकल जिस तरह छोटी उम्र में आगे निकलने की चाह में कुछ बच्चे अपना जीवन खत्म कर रहे हैं, ऐसी बातों को उनके मन में विकसित ना होने दिया जाए। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पढ़ाई और अन्य गतिविधियां उनके लिए बोझ ना बन जाएं। उन्हें अपने जीवन को सरल बनाना, ना कि इतना मुश्किल कि वे उससे हार मान जाएं। पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने पर उनका दिमाग आराम महसूस करता है। सच्चाई की पढ़ाई बच्चों को ज्ञान देती है, लेकिन किताबों से बाहर की दुनिया उन्हें आत्मविश्वास, रचनात्मकता, अनुशासन, सामूहिकता, बोध और जीवन के जरूरी सबक सिखाती है। इसलिए बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई और अन्य गतिविधियां के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ताक पर उचित, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जो कानून या नियम कायदे कभी आपात स्थिति या बहुत जरूरी होने पर ही प्रयोग किए जाने के लिए बनाए गए होंगे, उन्हें कई बार कुछ खास लोगों को विशेष सुविधा मुहैया कराने का औजार बना लिया जाता है। यह एक तरह से किसी कानून का दुरुपयोग है और जब लगातार ऐसा होता है तो सवाल उठता है कि क्या सरकार नागरिकों के प्रति किसी कानून को बरतने के मामले में अपने स्तर से भी भेदभाव करती हैं। वरना क्या वजह है कि जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए किसी सजा याफ्ता को सिर्फ इसलिए बार बार किसी कानून का लाभ दिया जाता है कि वह ऊंची रसूख वाला है या फिर उसकी खासी राजनीतिक पैंठ है। गौरतलब है कि हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 21 दिन की फरलो दे दी गई है। यानी इस सुविधा के मिलने के बाद फिर से राम रहीम रोहतक स्थित सुनारिया जेल से बाहर निकलकर अपने आश्रम में रहेगा। इससे पहले भी उसे
12 बार पैरोल और 5 बार फरलो की सुरक्षा सुविधा मिल चुकी है। ऐसा लगता है कि राम रहीम अपनी सजा को सिर्फ औपचारिकता भर के लिए अपनी सुविधा के मुताबिक काट रहा है। उसे जब जरूरत पड़ती है वह किसी ना किसी बहाने जेल से बाहर आने का रास्ता बना लेता है। सवाल है कि जिन नियम कायदों के तहत राम रहीम को इस तरह की छूट बार बार दी जा रही है, क्या सरकार यह दावा करने की स्थिति में है कि इस मामले में वह पूरी तरह तटस्थ और न्याय के तकाजे के मुताबिक काम कर रही है? बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध में जिस व्यक्ति को सजा हुई उसे लेकर इस स्तर पर जाकर नरमी बरतने का आखिर क्या कारण है? इस पर विपक्षी दलों और अनेक सामाजिक संगठनों की ओर से तीखी आपत्ति, विरोध जाहिर किए जाने पर सरकार की सफाई है कि राम रहीम को इस तरह की रिहाई नियमों के तहत दी जाती है। क्या सरकार गंभीर अपराधों की सजा काटने वाले अन्य लोगों के प्रति भी समान मानकों के तहत ऐसा ही रोक अपनाती? फिर किसी भी कैदी को लेकर इतना उदार रवैया दिखाने की क्या वजह हो सकती है? पिछले 10 साल में उसे 17 बार अलग अलग कारणों से, कभी पैरोल तो कभी फरलो का पर जेल से बाहर अपना समय सुविधाजनक तरीके से काटने की छूट दी जाती है। एक फरलो क्या होता है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या फरलो? ये फरलो जेल में लंबी सजा काट रहे किसी कैदी को अच्छे आचरण के आधार पर मिलने वाली एक स्थायी और नियमित छुट्टी है। समझ रहे? ये जरूर याद रखिएगा। और पैरोल क्या होती है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पैरोल किसी सजायाफ्ता कैदी को एक निश्चित अवधि के लिए दी जाने वाली अस्थायी रिहाई जो उसकी कुल सजा पूरी होने से पहले दी जाती है। यूं राम रहीम को इस तरह जेल से बाहर रहने की सुविधा मुहैया कराते हुए शायद केवल उसकी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है, मगर एक विचित्र संयोग यह भी देखा गया कि जब भी उसके प्रभाव क्षेत्र में चुनाव होने वाले होते हैं तब आमतौर पर उसे खासी अवधि के लिए पैरोल या फिर फरलो की सुविधा मिल जाती है। फिलहाल पंजाब में विधानसभा चुनाव का समय करीब है और कई उत्तरी राज्यों सहित हरियाणा तथा पंजाब में राम रहीम के अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में स्वाभाविक ही ऐसे आरोप लगते रहे कि राम रहीम को दरअसल चुनावी लाभ उठाने के मकसद से बार बार जेल से बाहर निकलने की इजाजत दी जाती है। सरकार को शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राम रहीम के प्रति इस तरह उदारता बरतने के क्रम में कानून की मनमानी व्याख्या करने की वजह से न्याय की अवधारणा को किस स्तर पर चोट पहुंच रही है। ये आप देखिए, हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। पंजाब आपको देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ इसकी भी राजधानी है। जानलेवा शोर। देश में वायु प्रदूषण की तरह तेज आवाज का शोर भी गंभीर समस्या बन गया है। महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक ध्वनि प्रदूषण की जद में है और इससे मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। लगातार अत्यधिक शोर के संपर्क में रहने से उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, मानसिक तनाव, बहरापन और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कई दफा इसके तत्कालिक एवं गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते सोमवार को सामने आई, जब सड़क पर तेज आवाज में बज रहे डीजे के पास से गुजरते वक्त 60 वर्षीय महिला की तबीयत बिगड़ने जाने से मौत हो गई। सवाल है कि जब ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कानून में सख्त प्रावधान है तो फिर सार्वजनिक स्थलों पर बहुत तेज आवाज में डीजे बजाने या लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति क्यों और कैसे दी जाती है? अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की जाती है? गौरतलब है कि देश में ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण अधिनियम के तहत विभिन्न स्थलों पर ध्वनि के स्तर की सीमाएं निर्धारित की गई। सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर इसके संकेतक लगाने के भी प्रावधान है। कई जगह सड़कों के आसपास रिहायशी इलाकों को आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए ध्वनि निषेध क्षेत्र घोषित किया गया। बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए विशेष यंत्र लगाए गए, मगर इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद तेज आवाज के शोर पर लगाम नहीं लग पा रहा है। जाहिर इसके लिए संबंधित महकमों की लापरवाही ही जिम्मेदार है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को तो बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन ऐसी ही गंभीरता सड़कों पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने में नजर नहीं आती है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि सड़क पर तेज आवाज में डीजे बजाने से अगर किसी की जान चली जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। सिर्फ कागजों में कानून बना देने से कुछ नहीं होता है। व्यवस्था में सुधार तभी हो पाता है जब उसे सख्ती से लागू किया जाए। क्या लागू किया जाए? और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ में जो कहानी है वो कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।